चैनल यूके के माध्यम से आपको खबर दिखा रहे हैं। इस समय हम हैं डॉक्टर अंकिता हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर कालाडूंगी रोड हल्द्वानी में, और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंकिता चांदसा मैडम। आपको पूरी जानकारी देंगी फिजियोथेरेपी के बारे में। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटी छोटी कमियों के कारण व्यक्ति की लाइफ बर्बाद हो जाती है, कभी हाथ पैर में टेढ़ापन, कभी कुछ ऐसा होता है। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता जी से बात कराएंगे किस तरह इन बीमारियों का समाधान हो सकता है। मैडम, हम आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह ये जो फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी क्या लाभ होते हैं इससे? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अंकिता चांदना हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर से। मेरा क्लिनिक ये लगाइए कि अभी 13 साल से ऊपर हमें इस क्लिनिक को हो गए हैं चलाते हुए, और इस जो फिजियोथेरेपी का फील्ड है उसमें मुझे 18 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। लगभग 20 साल मुझे मतलब अगर हम मिलाएं एक तो 20 साल के आसपास का अनुभव हो जाता है हमें। जो मैंने फिजियोथेरेपी में शुरुआत करी थी वो करी थी 2002-2001 से, और तब पहला जॉब जो था वो 2005 में हमारा था, जो कि हल्द्वानी में ही कृष्णा हॉस्पिटल में था। और तब से लेके अब तक में जो मैं बदलाव देख रही हूँ फिजियोथेरेपी में वो बहुत ज़्यादा है। लोग अब जो है अनुभवी हो गए हैं, उन्हें फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सी चीज़ों का पता भी चल गया है, और हमने खुद भी पूरी कोशिश करी है कि हम लोगों को, जनता को अवेयर करा सकें, अवगत करा सकें सभी जो परेशानियां जो फिजियोथेरेपी से जिनका इलाज हो सकता है। हम किसी भी क्षेत्र में अगर चले जाते हैं, और फिजियोथेरेपी है क्या, अगर एक आम जनता की हम समझा सके तो वो फिजियोथेरेपी जो है वो है इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी, यानी कि मशीनों तकनीकों द्वारा इलाज कराया जाता है। साथ ही व्यायाम शारीरिक व्यायाम होते हैं वो कराए जाते हैं। इसमें जो है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती हैं, यानी कि श्वास प्रक्रिया, उसका भी जो है वो भी रोल रहता है। साथ ही साथ हर हिस्से के लिए, शरीर के हर एक हिस्से के लिए, हर एक अंग के लिए अलग अलग तरीके के कुछ स्पेशल व्यायाम होते हैं, और कुछ ऐसी तकनीक है जिससे कि मरीज को वापस उसके जो दिनचर्या है उसके लिए उसे वापस लायक बनाया जाता है। जैसे कि हम बहुत से केसेस लेते हैं, फ्रैक्चर का केस, हमारा जो देश है वो काफ़ी अग्रसर हो रहा है और अच्छा तरक्की भी कर रहा है। तो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं, लिगामेंट इंजरीज हैं, रनर्स नी है, शिन स्प्लिट है, कई तरीके की परेशानियां होती हैं, इसका भी बहुत अच्छा समाधान फिजियोथेरेपी की मदद से मिल जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं गठिया, जो कि कई बार छोटी उम्र में भी शुरू हो जाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी का गठिया है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक उम्र की वजह से होता है जिसमें जोड़ का जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है, रोमेटॉइड है, यूरिक एसिड बढ़ना जो कि पहाड़ में बहुत ज्यादा देखा जाता है, गाउट की परेशानी। तो ये सारी समस्याएं भी फिजियोथेरेपी अगर हम समय से करा लें तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, है ना। और लिगामेंट हीलिंग में बहुत मदद करता है। देन अगर हम बात करें जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड परेशानियां हैं, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में आप दवा ज्यादा नहीं खा सकते हैं, तो आप फिजियोथेरेपी की मदद से उसमें समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कि रिस्ट पेन बहुत अक्सर देखा जाता है, जिसमें नस दब जाती है और उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं, तो ये परेशानी देखी जाती है। कमर में दर्द रहना, नीचे टेल बोन का पेन, तो ये सारी परेशानियां भी आप फिजियोथेरेपी अगर समय से करा लेंगे आके तो आपको बिना दवाई के जो है इसमें उपचार मिल जाएगा। तो मैं जो देख पा रही हूँ कि आजकल जो ज्यादातर समस्याएं हैं, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड है, सर्जरी के बाद की समस्या, या सर्जरी से पहले जो हम पेशेंट को बिना सर्जरी के सही कर सकते हैं, जहाँ पर सभी में फिजियोथेरेपी का बहुत ही बढ़िया रोल है और हम बहुत मरीजों को सही कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद उसका प्लास्टर वगैरह करते हैं, फिर भी बॉडी का पार्ट्स, कोई भी हाथ पैर जो भी होता है वो टेढ़ा जैसा रहता है। ये क्या है इसमें फिजियोथेरेपी का इसमें? जी, इसमें देखिए फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्लास्टर खोलने के बाद भी जो जकड़न और सूजन रह जाती है हाथ में या पैर में, जहाँ भी जिस एरिया में फ्रैक्चर होता है, तो उसके बाद उसे नॉर्मल लाने के लिए हमें फिजियोथेरेपी का सहारा लेना ही पड़ता है। क्योंकि अगर जब तक आप फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे उस पार्ट की, तो वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा, ना तो उसमें पहले जैसी ताकत आ पाएगी, ना ही वो पहले की तरह पूरी मूवमेंट दे पाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जब तक आपका हाथ पूरी तरीके से नहीं खुलेगा, या मान लीजिए घुटने का फ्रैक्चर है और वो पूरी तरीके से नहीं खुलेगा, तो आपकी चाल में फर्क आ जाएगा, है ना। हाथ ठीक से काम नहीं करेगा तो आप सब काम कर नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से जो हमें पूरी तरीके से सक्षम बनाना है अगर मरीज को, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती हैं। मोम का सेक भी दिया जाता है, कई ऐसे हैं
अल्ट्रासोनिक थेरेपी, बहुत सी मशीनी टेक्निक है, एक्सरसाइजेज हैं, मोबिलाइजेशन होता है जॉइंट का, जिससे कि वापस पूरा जो जोड़ है और जो मांसपेशियां हैं उसे मजबूत बनाने का काम किया जाता है और उसकी पूरी मूवमेंट वापस लाई जाती है। ठीक है मैडम, और फिजियोथेरेपी में और कोई किन किन बीमारियों का लगभग, जैसे हम कहते हैं सर्वाइकल होता है, मान ली आपके किसी को पैरालिसिस हो जाता है माइंड से रिलेटेड। हाँ देखिए, अगर अब बात करते हैं, अगर हम सर्वाइकल का टॉपिक लेते हैं तो आज के समय में सर्वाइकल की परेशानी बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी में देखी जाती है। जी जी। क्योंकि हमारे पास पेशेंट बच्चों में भी आ जाते हैं, 13 साल का 12 साल का बच्चा भी है जिसे गर्दन दर्द की परेशानी है। क्योंकि क्या है, पढ़ाई का लोड है, वर्कलोड है, पोस्चर ठीक नहीं है बैठने का, उठने बैठने का। बच्चे अमूमन किताब लेके बैठते हैं, यूं झुक जाते हैं। अच्छा, मोबाइल का यूज सबसे ज्यादा कोविड के बाद से जो सबसे ज्यादा परेशानी देखने में, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाइयाँ जो है मोबाइल से ही हो रही है ज्यादा। तो उससे क्या है, बच्चे का पोस्चर जो है आगे की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है, जिससे पोस्चर खराब हो जाता है। गर्दन की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, कंधे दर्द की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा, जब गर्दन से सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो मांसपेशियों को भी जो है दिक्कत पहुंचाती है, नसों को पे दबाव पैदा करती है, जिससे कि खून का दौरा रुक जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन जब पूरा आएगा नहीं आपके हाथों में, तो उससे क्या होगा, झंझनाहट पैदा होगी, कमजोरी आ जाएगी, मसल्स में कमजोरी, उंगलियों में कमजोरी, आमतौर पे आपको लिखने में भी जो है ज़्यादा समय तक लिख नहीं पाएगा बच्चा। तो ये सारी जो स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है, वो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण बच्चे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है और फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। हाँ, जितना अर्ली स्टेज में, यानी कि जितना जल्दी आप इलाज करा लेंगे, उतना जल्दी आप फिजियोथेरेपी की मदद से वापस अपने काम पे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किस किस बीमारियों का इसमें जी इलाज है? देखिए, कमर की दिक्कत है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम, जिसे जो एक आम जनता जानती है, डिस्क प्रोलैप्स। उसमें क्या होता है, नसों पे दबाव आ जाता है। शियाटिका की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जो कि आपने सुना होगा कि जो है नस दब रही है, शियाटिका का दर्द आ रहा है पैर में, जिसमें कि आपको चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस होती है, झंझनाहट आती है पैर तक, सुन्नपन भी आ जाता है बहुत बार। तो ऐसे केस में क्या होता है, टांग में कमजोरी से महसूस करता है मरीज, चलने फिरने में दिक्कत होती है। अब उसमें भी हमें फिजियोथेरेपी की मदद लेनी बहुत जरूरी है। और शियाटिका का एक कारण डिस्क प्रोलैप्स की जगह ये भी है कि कभी कभी आप गलत व्यायाम कर लेते हैं। जैसे कि बहुत से लोग योगा कर रहे हैं, यूट्यूब में लगा करके योगा कर रहे हैं, टीवी में लगा के योगा कर रहे हैं। तो उस केस में क्या, देखिए, गलत तरीके से अगर एक्सरसाइज की जाए तो वो कुछ ना कुछ उसके परिणाम भी गलत ही निकलेंगे ना। आपको गाइडेंस बहुत जरूरी है, सही गाइडेंस मिलना। इसीलिए अगर आप कहीं जिम में भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो वहां आपके जो ट्रेनर है वो अच्छे से प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, जो कि हर एक आप समझिए कि हर एक एज के हिसाब से एक्सरसाइज बताई जाए। ये नहीं कि एक ही एक्सरसाइज हर बंदे को करा दी जाए, ठीक है, सबकी परेशानियों को देखते हुए। जैसे कि अब हमारे पास मरीज आएगा, हमें पता है उसे घुटने में दर्द है, अगर वो गठिया की परेशानी से जूझ रहा है तो हम उसे गठिया की परेशानी को देखते हुए एक्सरसाइज बताएंगे, है ना। हमें पता है उसे कमर में दिक्कत है, लेकिन साथ ही साथ उसे वजन भी कम करना है, तो उसे वो एक्सरसाइज बताई जाएंगी जिससे कि उसका वजन भी घटे, लेकिन उसकी कमर की दिक्कत ना बढ़े। तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो सही गाइडेंस ना मिलने से भी शियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, नस पे दबाव आने से। अच्छा, फिर हम अगर बात करते हैं न्यूरोलॉजी की तरफ, यानी कि ब्रेन से संबंधित परेशानियां, तो उसमें आती है आपकी जैसे कि नसों पे दबाव, नर्व इंजुरी। सबसे पहले नर्व इंजुरीज में आपकी रेडियल नर्व इंजुरी, जैसे कि आपने रिस्ट ड्रॉप सुना होगा, ये बहुत कॉमन है। फुट ड्रॉप यानी कि पैर लटक जाता है, ये भी बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है इन इंजुरीज में कि नस पे जो है इंजुरी हो जाती है और उसका काम करना, यानी कि उसके मसल्स का फंक्शन बंद हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाती है मसल्स नस पे इंजुरी होने के कारण। तो ऐसे केस में भी हमें फिजियोथेरेपी की मदद लेनी पड़ती है, तभी हम पेशेंट को वापस उसके काम पे जो है सक्षम बना सकेंगे, क्योंकि हम उन मसल्स को रीट्रेन करते हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है रीट्रेनिंग प्रोग्राम। जो मसल पैरालाइज हो गई है, वो अपना फंक्शन भूल गई है, ब्रेन से उसे प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा है आगे, तो हम उसे वापस रीट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अपना काम दोबारा से पूरी क्षमता के साथ कर सके। और जो कमजोरी मांसपेशियों में आ जाती है इस दौरान, उसके लिए उसे जो जरूरी व्यायाम वगैरह है वो सब कराए जाते हैं और कुछ मशीनें भी लगाई जाती हैं, ठीक है, जिससे कि कुछ समय में पेशेंट जो है वापस नॉर्मल आ जाता है। अच्छा, इसी के साथ हम बात आए, अगर न्यूरो की बात करें तो फेशियल पैरालिसिस की बात करते हैं, जिसे बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। अच्छा, बेल्स पैल्सी के केसेस हमें कई देखने को मिले इस बीच, जैसे कि खास तौर पे जब सर्दी बढ़ती है तो इसके केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब
फेशियल नर्व यहाँ कान के पास काफ़ी सुपरफिशियल होती है, यानी कि काफ़ी उभरी हुई होती है, तो वहाँ से कई बार इसमें दबाव पैदा हो जाता है ठंडी हवा के कारण भी। कुछ ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली, ईएनटी का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई फोड़ा वोड़ा हो गया कान के अंदर, उसकी वजह से भी दब जाती है। तो उसमें फेस आधा हिस्सा चेहरा जो है वो टेढ़ापन आ जाता है। तो उसमें क्या है, फिजियोथेरेपी की मदद ले करके वापस जो है ठीक किया जा सकता है उस परेशानी को। जो मसल पैरालाइज हो गई है उसको वापस से सक्षम बनाया जा सकता है। इसमें हम मशीन देते हैं, जो जरूरी मसल स्टिमुलेटर, कुछ जरूरी एक्सरसाइज हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको घर के लिए भी बताएंगे पेशेंट को कि भाई आपको मुंह में हवा भरनी है, आपको मुंह में पानी भरने की कोशिश करनी। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू भी होती हैं, जो हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं यहाँ पे, और घर के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पेशेंट को कराई जाती हैं। कुछ समय में पेशेंट में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलता है और वो वापस जो है नॉर्मल आ जाता है। अच्छा, ये हमने छोटे केसेस की बात करी। अब हम इससे भी बड़े केस की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि स्ट्रोक का केस, जिससे कि पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया। हेमीप्लीजिया बहुत ही कॉमन है स्ट्रोक के बाद, क्योंकि ब्रेन में क्लॉट बन जाता है और क्लॉट के कारण जो है, जो प्रॉपर जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता बॉडी में। अब ब्लड का सर्कुलेशन देखिए सही से नहीं होगा तो सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे, मसल पैरालाइज हो जाएंगी। तो जब शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया तो उस केस में क्या है, हमारा काम तब सबसे ज़्यादा शुरू होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि जो मसल काम नहीं कर रही है, जो वो अपना फंक्शन भूल गई है, उसे वापस से उसका फंक्शन सिखाना, उसे लर्न कराना, दोबारा हम मशीनों की मदद से और एक्सरसाइज की मदद से, जो जरूरी व्यायाम है वो सब करा के उन जो मसल्स वीक हो गई हैं उन्हें वापस से रिट्रेन करते हैं, उन्हें दोबारा से उनका फंक्शन सिखाते हैं और रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं उस चीज़ को। पेशेंट को घर के लिए भी सिखाते हैं वो एक्सरसाइज। हम जो भी पेशेंट के साथ अटेंडेंट होते हैं, घर का जो व्यक्ति आया होता है, हम उसे पूरा सिखाते हैं साथ में कि जो एक्सरसाइज आपको घर पे रिपीट करानी है। क्योंकि हम देखिए, हम एक बार कराएंगे, पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसे एक बार पूरा कराया, फिर जो हमने 1.5 घंटा पेशेंट के साथ दिया, जो भी 1-1.5 घंटा, वापस आपको कुछ देर बाद, 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको पेशेंट को वो चीज़ें रिपीट करानी है। क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो मसल शिथिल पड़ जाएंगी, है ना, वापस से एक्टिव कराने की जरूरत पड़ती है। अगर यही प्रक्रिया फिजियोथेरेपी की कुछ समय तक दोहराई जाती है तो पेशेंट पैरालिसिस से बाहर आ जाता है, उसकी मसल फंक्शन वापस आने लग जाते हैं, उसकी सेंसेशन वापस आने लग जाती है और पेशेंट वापस जो है बैक टू नॉर्मल आ जाता है अपनी नॉर्मल लाइफ में। उसको चलना भी सिखाया जाता है इस दौरान, क्योंकि वो अपना चलना भी भूल गया है, तो उसको रीट्रेन किया जाता है। उसको हम बोलते हैं गेट ट्रेनिंग। जब उसे चलना सिखाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, तो कई बार उसे एक लाइन खींच करके हम उस पर भी वॉकिंग कराते हैं धीरे धीरे। और साथ में हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो हमेशा एक साथ में रहते हैं, एक हेल्पर रहते हैं, जिससे कि पेशेंट को बैलेंस प्रॉब्लम जो होती है उससे वो पेशेंट गिर ना पाए, उसे बचाया जा सके। तो हमेशा 2 लोग आसपास रहते हैं उसे चलवाने की प्रक्रिया में, और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है चलवाने के लिए। मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो शिशु को जब चलना सिखाया जाता है वो प्रक्रिया पूरी होती है कि हम उसे वापस से ट्रेन कर रहे हैं, है ना। बचपन से जब एक बड़े की स्थिति होती है, आप समझ सकते हो बचपन में बच्चे को सिखाना आसान है, लेकिन इस एज में जब एक उम्रदार आदमी को सिखाना थोड़ा टफ होता है। अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो उसको संभालना भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन वो सब चीज़ें इसका पार्ट है फिजियोथेरेपी का और वो हमें करना होता है ना। तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक केस नहीं है, हमारे पास कई पेशेंट इस तरह के आते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे रेगुलर उसमें कोर्स में आ जाती हैं, तो हमारे को पता है कि हाँ पेशेंट को कैसे संभालना है। अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो हमारे पास हमेशा हेल्पर तैयार रहना चाहिए उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर देखें न्यूरो की प्रॉब्लम पे बात करें तो आजकल माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है पेशेंट के साथ। उस केस में भी जो है फिजियोथेरेपी हेल्प कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं। जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो माइग्रेन की परेशानी ज़्यादा रहती है। तो हम पेशेंट को जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, उस सब से जो है ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है ब्रेन में, तो पेशेंट जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, बेहतर महसूस करता है। बहुत से ट्रिगर पॉइंट थेरेपी है, ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी, वो कराई जाती है, उससे भी पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करता है, क्योंकि खून का दौरा बढ़ता है सर में, तो उससे अच्छी नींद आती है ना, और माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाती है। मैडम अक्सर ऐसा देखा गया कुछ लोगों को नींद नहीं आती है रात को, मतलब कोई ऐसी बीमारी की भी होती है क्या ये? देखिए क्या है, कभी कभी तो ना, एक तो समय से ना सोना,
ये जी। बहुत बड़ा कारण है। आजकल जो मोबाइल हाथ में रहने लग गया, देर रात तक मोबाइल देखना, ये भी एक कारण है। एक तो होता है कि चलिए स्ट्रेस है, एंजाइटी, आपको कोई सोच है दिमाग में, आपके दिमाग में सोच घूम रही है बार बार, तो उससे दिमाग हटाने के लिए भी कई सारे तरीके होते हैं। वो भी कब, अगर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो देखिए, हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमेशा पढ़ाया जाता है। जो भी एक मेडिकल लाइन का बंदा है वो साइकोलॉजी पढ़ के आता है ताकि वो पेशेंट की साइकोलॉजी को समझ सके। ठीक है, तो उस केस में हम पेशेंट को समझाते हैं पूरा कि भाई आपको ध्यान हटाना है। ध्यान हटाना है तो ध्यान कहाँ लगाना है? सांस की प्रक्रिया पे, डीप ब्रीदिंग। उसको हम बताते हैं कि आप लंबी सांस लो, 10 तक गिनिए, लंबी सांस लीजिए, फिर उल्टी गिनती करिए। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? उसका माइंड चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें उसका स्ट्रेस से दिमाग हटाना है ताकि वो सो सके समय से, और टाइम पे बेड पे जाना है। सारा रूटीन उसका सेट किया जाता है, लाइफस्टाइल पूरा, कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको नाश्ता करना है, तब से खाना खाना है। वो लाइफस्टाइल चेंज जो है ना, वो उसको मदद करता है कि वो समय से सो जाए अपने टाइम पे रात को। ये जरूरी है देखिए।